स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। अभी तक हमने परमाणु संरचना में 4 भाग पढ़ चुके हैं हम लोग, और उन चारों भागों में हमने पिछली क्लास में स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये देखा था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सही नहीं था, उसमें कमियां थी, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए नील बोर ने, जो डैनिश भौतिक विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे, है ना, नील बोर ने 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी की हेल्प से एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बहुत सीधा सीधा कंसेप्ट था, कुछ खास नहीं। इन्होंने जिस वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था, उन कमियों को कंडीशन बना दिया कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में नहीं होगा, है ना। बस उन्होंने एक कंडीशन बना दिया, और बाकी सीधे सीधे कणिका सिद्धांत पर ही ये बेस्ड है, क्योंकि प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। इन्होंने बताया कि हर एक परमाणु में, पहली बात बताई कि हर एक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है जो परमाणु के केंद्र में होता है। ये तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो इसमें, इस पॉइंट में रदरफोर्ड की बात ही सही है। इसमें जो रदरफोर्ड ने बताया वही इन्होंने भी बताया कि परमाणु के पास एक धनावेशित नाभिक केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। अच्छा, अब अगले पॉइंट में इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल से थोड़ा अलग बात कही। इन्होंने बताया कि देखिए, ऐसा होता है कि वृत्तीय कक्षाएं तो बहुत सारी हैं। थ्योरेटिकली जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर पाथ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो कक्षाएं तो हैं तो बहुत सारी, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमते। ऐसा नहीं कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा, सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते, किन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं? तो उन्होंने आगे जोड़ा कि देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं जिसमें उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती। मतलब किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए तभी जाएगा जब वो पहले जाने से पहले कंडीशन रखेगा, देखो भाई, मैं आ तो रहा हूं, घूमूंगा, है ना, नाभिक के चारों तरफ आपकी कक्षा में घूमूंगा, लेकिन मैं ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करूंगा। उसकी ये कंडीशन है कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करेगा, उस कक्षा में वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। मतलब सीधी बात है कि अगर किसी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसी कक्षा में, तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर है और वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। मतलब उस कक्षा की ऊर्जा फिक्स हो गई। तो ऊर्जा फिक्स होने की वजह से इन्हें स्थायी कक्षाएं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर, क्योंकि ये एनर्जी इनकी कांस्टेंट है। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कक्षा स्थायी कक्षा है या स्थायी ऊर्जा स्तर है? तो उसको समझाने के लिए नील बोर ने बताया कि देखो, ऐसा है। उन्होंने कोणीय संवेग की हेल्प ली। भाई, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नाभिक से कुछ दूरी पे घूम रहा होगा ना, तो एक तरह का रोटेटरी मोशन हो गया, है ना, घूर्णन गति हो गई। और रोटेटरी मोशन में जो है रेखीय संवेग काम नहीं करता, वहां पर कोणीय संवेग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू यू या m इंटू वी, है ना। लेकिन जब उसमें कुछ दूरी पर घूमता है तो दूरी से जब गुणा कर देते हैं तो उसे कहते हैं कोणीय संवेग, यानी m इंटू वी इंटू आर। तो नील बोर ने बताया कि देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में घूमेगा जहां पर उसका कोणीय संवेग h/2 पाई, h भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू। h/2 पाई के या तो बराबर हो उसका कोणीय संवेग, या इसका कोई पूर्ण गुणित हो, होल नंबर मल्टीपल हो। तो अगर m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, v वेग से नाभिक के चारों ओर r दूरी पर परिक्रमा कर रहा है, तो कोणीय संवेग mvr, तो ये nh/2 पाई के बराबर होना चाहिए, जहां पे n पहली बार बोर ने इस्तेमाल किया था n को, जिसको हम बाद में चल करके मुख्य क्वांटम संख्या कहे थे। तो मुख्य क्वांटम संख्या का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था
h प्लैंक कांस्टेंट है, n कोई पूर्ण संख्या है, उस समय यही बताया गया जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। यानी n का मान 1 है तो h/2 पाई कोणीय संवेग होगा, 2 है तो h/पाई कोणीय संवेग होगा, 3 है तो 3h/2 पाई कोणीय संवेग होगा, 4 है तो 2h/पाई कोणीय संवेग होगा, 5 है तो 5h/2 पाई कोणीय संवेग होगा। तो इन्हीं कोणीय संवेग वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगली बात बताई इन्होंने कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, जहां पे होना चाहिए, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 आप पहले कोष में भरेंगे, 8 दूसरे कोष में भरेंगे, तो ये उनका अपना ऊर्जा स्तर है, उसी में उनको होना चाहिए, तो ये इनका न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। तो जब अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होता है तो वो नाभिक के चारों ओर बिना एनर्जी का इमिशन किए, बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए लगातार नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है। और इस अवस्था को, परमाणु की इस अवस्था को आद्य अवस्था कहते हैं, आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में घूम रहा, आद्य अवस्था में घूम रहा है, और उसको किसी वजह से, परमाणु में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, तो किसी वजह से बाहर से कुछ ऊर्जा मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी, वो जिस कोष में था उस कोष में रहने लायक नहीं बचा, क्योंकि उस कोष में भाई उसकी ऊर्जा 5 जूल थी, अब बढ़ के 6 जूल हो गई। तो 6 जूल हो गई तो इसका मतलब कि अब वो उस ऊर्जा स्तर में जाएगा जहां पे उसकी ऊर्जा, जहां जिस कोष की ऊर्जा 6 जूल के बराबर हो। तो इसलिए ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे उसकी ऊर्जा बढ़ती है वो तुरंत उत्तेजित होकर के किसी ऊंची कक्षा में, उच्च ऊर्जा स्तर में कूद कर पहुंच जाता है। लेकिन इस अवस्था को, परमाणु की इस अवस्था को हम लोग उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और उत्तेजित अवस्था में साइंटिस्टों का मानना है कि इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड, कितना सेकेंड? 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही रुक पाता है, क्योंकि वहां पे उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और स्थायित्व तो कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटने लगता है। जब वो निम्न ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास थी उसका उत्सर्जन वो प्रकाश के रूप में करने लगता है, और यही प्रकाश विसर्जन नलिका से जब बाहर निकलती है और उसको प्रिज्म में पास करते हैं तो हमको लाइन स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर N2 में ऊर्जा E2 है और निम्न ऊर्जा स्तर N1 में ऊर्जा E1 है, तो लौटते समय कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर में E2 और ये E1, तो E2 - E1 उत्सर्जित करेगा। अब ये हमें पता है अच्छी तरह से, क्योंकि प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात थी, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ऊर्जा का उत्सर्जन फोटॉन्स के रूप में होता है, तो कम से कम एक फोटॉन तो निकलेगा ही। और फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती? h न्यू जूल। तो E2 - E1 की वैल्यू h न्यू। तो जो प्रकाश उत्सर्जित हुआ वो प्रकाश की आवृत्ति कितनी होगी? E2 - E1/h। तो इस तरह से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप आवृत्ति निकाल रहे हो तो आप चाहो वेवलेंथ भी निकाल लो, तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। अब बोर ने अपने परमाणु मॉडल पे बहुत सारे कैलकुलेशन किए। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है तो उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है, मतलब कि कक्षा का रेडियस। तो कक्षा का रेडियस उन्होंने जो कैलकुलेट किया उसको नाम दिया बोर्स रेडियस या बोर की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है, उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, उसे कहते हैं बोर्स एनर्जी, यानी बोर की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसका वेग कितना है, वेलोसिटी कैलकुलेट किया। तो बहुत सारे कैलकुलेशन इन्होंने किए। और मैंने अभी बताया कि जैसे फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं, यहाँ पे E2 - E1 की वैल्यू पुट कर दी जाए, ऊर्जा जो निकाला है ना, तो इसको और एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति भी इन्होंने कैलकुलेट की। तो बहुत सारे कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन बहुत सारा था। उसमें पहला कैलकुलेशन बोर्स एनर्जी, बोर्स रेडियस। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, u वेग से घूम रहा है, m मास है, -e चार्ज है, नाभिक पे चार्ज +Ze है, रेडियस r है।
तो सीधे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, डिराइव नहीं किया है। तो त्रिज्या जो होगी इस आर की वैल्यू n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अब सभी कैलकुलेशन केमिस्ट्री में सीजीएस सिस्टम में किए जाते हैं, तो n तो बदलता रहेगा क्योंकि कक्षा तो बदल जाएगी, वेरिएबल है। h की वैल्यू 6.6 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड लिया है, -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg होता है, तो ग्राम में लिया 10⁻28 हो गया। और सीजीएस में इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इसके बारे में मैंने इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था तो आपको बताया था। इन वैल्यूज को इसमें पुट करके सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर n स्क्वायर रह जाता है और नीचे z रह जाता है। तो ये वैल्यू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो गया। केवल हमें n और z की वैल्यू रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। त्रिज्या आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो मेरे ख्याल से रेडियस सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बोर्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वही वैसा ही घूम रहा है, तो किसी इलेक्ट्रॉन का अगर हम कुल ऊर्जा निकालें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो दोनों पर चार्ज के गुणनफल चिन्ह सहित और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो नाभिक पे चार्ज Ze है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e है अपॉन r। ये निकालेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, Ze स्क्वायर अपॉन r। और ये mu स्क्वायर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई। ये हमने आपको रदरफोर्ड के मॉडल में ही समझाया था कि ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वैल्यू होती है Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। और इसको बैलेंस करता है बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, अपकेंद्री बल। तो इसकी वैल्यू होती है mu स्क्वायर अपॉन r। तो देखिए एक r ये कट गया, तो mu स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी Ze स्क्वायर अपॉन r। तो इसी mu स्क्वायर की वैल्यू Ze स्क्वायर अपॉन r रख दिया। Ze स्क्वायर अपॉन r कॉमन ले लिया, यहां से देखें यहां और यहां कॉमन है, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2 -1 Ze स्क्वायर अपॉन r। तो ये आधा हाफ में से एक घटाओगे तो माइनस हाफ आएगा, तो माइनस हाफ मतलब -1/2, तो माइनस और 2 नीचे आ गया। r की वैल्यू इतनी यहां पुट कर लिया, तो ऊर्जा का मान आ गया -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e⁴ n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। जैसे रेडियस में पाई का मान जानते हैं, m का मान जानते हैं, e का मान जानते हैं, h का मान जानते हैं, तो रख दिया। ये पहली बार जो वैल्यू आई 2.179 10⁻11, ऊपर बचेगा z स्क्वायर, नीचे बचेगा n स्क्वायर अर्ग पर एटम। जूल में परिवर्तित कर लिया, 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में परिवर्तित हो गया, 10⁻18 हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे तो 13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा। किलो जूल प्रति मोल में परिवर्तित करेंगे तो 1312 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये कई बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना, इसके बारे में कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात की चर्चा और कर लें। आप देख रहे हैं ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, ऊर्जा का मान ऋणात्मक है। तो ये ऋणात्मक क्यों है, ऊर्जा नेगेटिव क्यों है? तो जरा इसको समझा जाए कि अगर हम हाइड्रोजन परमाणु लें, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। अगर पहली कक्षा में लें, ये देखिए E का मान -13.6 अपॉन Z स्क्वायर 1 हो गया, 1 स्क्वायर भी 1 स्क्वायर हो गया, तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E1। N का मान 2 ले लें तो E2 आप निकाल सकते हैं, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना। अब 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 4 जा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे में निकाल लें इसी तरह से, तो -13.6 अपॉन 9 हो जाएगा, है ना, -1.54 के आसपास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप जरा देखें थोड़ा सा कि नेगेटिव मान पहली कक्षा में ज़्यादा है,
दूसरी कक्षा में नेगेटिव मान कम हो गया, तीसरी कक्षा में नेगेटिव मान और हो गया, ऐसे इसको बढ़ाते जाएं, इन्फिनिटी पर ले लें तो ई इन्फिनिटी पर क्या होगा, इन्फिनिटी पर -13.6 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। और कहां पर, अनंत दूरी पर। तो इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक से, ये नाभिक है हाइड्रोजन परमाणु का, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा, ये इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक है। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा ऋणात्मक मान घटता जाएगा, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रही है और इन्फिनिटी पर पहुंच करके ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी पर ऊर्जा का मान 0 होने का मतलब है कि यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल नहीं है। भाई आकर्षण बल है ही नहीं, तभी तो एनर्जी 0 हो गई, ऊर्जा का मान 0, मतलब कि उसको काम नहीं करना पड़ रहा है, ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ रही है। इसका मतलब कि वहां पर उसके और नाभिक के बीच आकर्षण बल खत्म हो गया। यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से पूरी तरह से बाहर निकल गया। और जगह अगर ये सोडियम है, जैसे हाइड्रोजन था, तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकल गया, मतलब ये H+ में परिवर्तित हो गया अनंत पे। अब ऊर्जा का मान अनंत पे 0 है और आकर्षण बल नहीं है। अब अनंत से अगर नाभिक की तरफ चलेंगे तो आकर्षण बल काम करने लगेगा और आकर्षण बल से ऊर्जा का मान घटता है। जब आकर्षण बल होता है तो ऊर्जा घटने लगती है। ऊर्जा घटने लगती है, इसका मतलब इन्फिनिटी पर 0, 0 से घटने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। तो इसका मतलब कि यहां पे देखें कि ऊर्जा का जो ऋणात्मक मान है, ऊर्जा का ऋणात्मक मान इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल के कारण है, इसलिए ऊर्जा का मान नेगेटिव है। अगर यहां पर भाई नाभिक की तरफ जब आप बढ़ते हैं इन्फिनिटी से, तो वहां पर आकर्षण 0 था, आकर्षण बल, लेकिन जब बढ़ने लगे तो आकर्षण बल काम करने लगा, ऊर्जा घटने लगी और ऊर्जा नेगेटिव हो गई। तो इसलिए ऊर्जा का मान ऋणात्मक है। एक और चीज इसमें मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करूं, यहीं से ले लेते हैं। देखिए इन्फिनिटी पर जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो परमाणु से मुक्त हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो परमाणु था वो धनावेशित हो गया। तो इसमें यहां पर आकर्षण बल बहुत अधिक था, इन्फिनिटी पर अब चला गया तो आकर्षण बल खत्म हो गया। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के आकर्षण बल से जुड़ा है तो उसको इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। ऊर्जा यहां 0 हो गई, तो ऊर्जा 0 कब हो जाएगी, ऊर्जा 0 तब होगी, यहां पे कितना था, यहां पे था -13.6, यहां 0 हो गया, तो इसको हमने +13.6 ऊर्जा प्रदान की ना, तभी तो ये 0 हुआ। तो इसका मतलब इसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि किसी विलग गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए, फिर से बता रहा हूं, किसी विलग गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए दी गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से निकाल देना है, मतलब आयनन ऊर्जा का मान जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान, इन्फिनिटी पर ऊर्जा माइनस, भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो इन्फिनिटी पर ऊर्जा माइनस इलेक्ट्रॉन कहां है, पहले कोष में है,
है ना। तो इन्फिनिटी पे ऊर्जा होती है 0 और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आया +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है वो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हाइड्रोजन जैसे परमाणु की, हाइड्रोजन जैसे आयनों के लिए, तो हाइड्रोजन जैसे आयन कौन है, He+, Li2+, Be3+, इन सब में इलेक्ट्रॉन एक ही है और कौन से कोश में है, पहले कोश में है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन था, एक निकाल दिया तो एक ही तो बचा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 निकाल दिए, एक बचा। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 निकाल दिया, एक बचा। तो अब इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी n की वैल्यू तो वही है और ऊर्जा में क्या होता है, ऊर्जा देखिए ये था ना -13.6 Z²/n², तो ये तो 1 है ना। तो इसका मतलब देखो वही इन्फिनिटी पर ऊर्जा -E1 में ऊर्जा, इन्फिनिटी पर 0 -13.6 Z², तो ये कितना आया 13.6 Z²। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये होगा, मतलब कहने का मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z²। इस फॉर्मूले से आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया था और किसी में लेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2.179 10⁻11 अर्ग होगी, इसमें 2.179 10⁻18 जूल होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 13-12 किलो जूल होगा। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी के बाद जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है, वही सारी चीजें हैं। तो ये मैंने बताया था कि Ze²/r², mu²/r, तो mu² की वैल्यू Ze²/r, ये मैं पीछे बता चुका हूं। तो हम जानते हैं कि ये बोर के मॉडल के हिसाब से ये होना चाहिए कि MUR यानी एंगुलर मोमेंटम NH/2π। तो mu की वैल्यू r को उधर भेज दिया, mu की वैल्यू इसको mu इंटू u लिख सकते हैं, तो mu की वैल्यू रख दिया, u रख दिया। तो u की वैल्यू इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, 2π Ze²/nh, सब वैल्यू रख लिए। तो ये z और n अननोन बचे और बाकी इसकी पूरा मान आया 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रॉन का वेग है, बहुत इजी है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन भी हैं इसमें, जैसे हीलियम आयन की प्रथम कक्षा की ऊर्जा एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हीलियम आयन है तो n की वैल्यू तो 1 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऊर्जा की वैल्यू बस Z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू है उसमें Z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे n² 1, तो ऊर्जा आ गया। और त्रिज्या 0.529 n²/z होता है, तो n² 1² है, Z सेकेंड 2 है क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 होता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई। उसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन जब चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में लौटता है तो उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य गण की गणना कीजिए। तो ऊर्जा का मान ये होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। कहाँ दूसरी कक्षा में लौटता है, चौथी कक्षा से, तो दूसरी कक्षा में ऊर्जा निकाल लें तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये इतना आ गया। चौथी कक्षा में तो n की वैल्यू n² की वैल्यू 16 आ गई, तो 16 से डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। अब चौथी से दूसरी में लौटा तो E4 - E2 निकाल लीजिए, ये घटा लिया। और ये मैंने आपको बताया कि ये होता है hν और ν की वैल्यू c/λ, तो ये hc/λ के बराबर होगा। तो लैम्डा h की वैल्यू इतनी और c की वैल्यू इतनी और ये ऊर्जा के अंतर से भाग दे दिया, तो ये इतना मीटर आया, तो इसको एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित कर लिया। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग का फॉर्मूला प्रथम कक्षा में
तो हाइड्रोजन परमाणु है तो Z की वैल्यू 1 और N की वैल्यू भी प्रथम कक्षा है, तो Z और N की वैल्यू रख दिया, वही जो मान होता है वही आएगा। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा मैंने आपको बताया, तो हीलियम He2+ और He+ और Li2+ की आयनन ऊर्जा। तो अभी बताया कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में क्या होता है, Z² से 13.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ये कुछ सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, अभ्यास प्रश्न। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में लौटता है, तो उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल मैंने पीछे भी आपको स्पष्ट रूप से बताया, उसी के आधार पर आप इसको आसानी से कर लेंगे। दूसरा सवाल है, दो इलेक्ट्रॉनिक स्तरों की ऊर्जा का अंतर, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन में लिया था कि चौथी से दूसरी कक्षा में लौटता है, तो चौथी कक्षा में ऊर्जा निकाली, दूसरी कक्षा में ऊर्जा निकाली और फिर घटाया, अंतर आया, तो ये अंतर डायरेक्ट दे दिया है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात, ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई पता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, एच आप जानते हो, न्यू निकाल लेना है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को अवशोषित करके किस ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में N1 की वैल्यू 1 होती है, मतलब पहली कक्षा में था, और किस कक्षा में जाएगा ये आपको फाइंड करना है ना। डेल्टा ई की वैल्यू ये दिया है, तो आसानी से निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो इन सवालों को आप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा, है ना। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्वेश्चन को भी सॉल्व करके मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें और करें। धन्यवाद।